ऊन की कहानी। मैं मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं कपकपाती सर्दी से आपको बचाता हूँ। मुझसे बने स्वेटर, मोजे, शॉल इत्यादि आपको सर्दी में गर्म रखते हैं और आराम प्रदान करते हैं। मुझसे बने कपड़े काफी लचीले होते हैं। क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ऊन का गोला हूँ। मैं आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए कश्मीर के पहलगाम ले जाऊंगा। रामू और उसके बाबा महाराष्ट्र से अमरनाथ की यात्रा के लिए आए हैं। वे अपने गाइड खादिर के साथ पहलगाम की सैर करने निकले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऊन कैसे बनता है। देखो बाबा, कितनी चौड़ी है ये घाटी। ओहो, कितना सुंदर लग रहा है। भाई, इसे बेताब घाटी कहा जाता है। फिल्म बेताब की शूटिंग यहीं हुई थी। सच में सुंदर है। आह, मुझे फिल्म याद आ गई। देखो बाबा, ऊनी कपड़ों की दुकान। माँ के लिए कुछ ले लें? वो हमारे साथ आ नहीं पाई। भाई, मेरे अब्बू भेड़ पालते हैं और हमारी एक दुकान भी है। मैं आपको वहाँ ले चलूं? ठीक है, हम खादिर की दुकान पर जाएंगे। ये मेरे अब्बू की दुकान है। वह दुकान चलाते हैं और मेरे चाचा भेड़ पालन इकाई की देखरेख करते हैं। अंदर आइए। मेरे पास मैडम के लिए पश्मीना शॉल और बहुत सारे ऊनी कपड़े हैं। आप बहुत ही उचित दरों पर अपनी पसंद का कोई भी चुन सकते हैं। पश्मीना? यह इतना महंगा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शॉल इतना महंगा होगा। सबसे अच्छी क्वालिटी की शॉल पश्मीना शॉल है। मुलायम और हल्की, बहुत ही नरम। त्वचा पर कोई खुजली नहीं होगी। इसे देखिए। यह वास्तव में बहुत नरम शॉल है। बाबा, इसे पश्मीना शॉल क्यों कहा जाता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। ये ऊन एक विशेष बकरी से प्राप्त होती है, जिसे पश्मीना बकरी कहा जाता है। यह सबसे बढ़िया क्वालिटी की ऊन है। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि केवल भेड़ हमें ऊन प्रदान करती है? बाबा ब्लैक शीप, ये कविता कितनी बार पढ़ी है बाबा? पता है रामू, ऐसे कई जानवर हैं जो भेड़ के अलावा ऊन प्रदान करते हैं, जैसे बकरी, याक, ऊंट इत्यादि। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। बच्चों, जबकि रामू, उसके बाबा और खादिर दुकान में वस्तुओं की जांच कर रहे हैं, क्या आप सभी ऊन से बनने वाली वस्तुओं को सूचीबद्ध कर सकते हैं? मुझे अब ऊनी चीजों में दिलचस्पी होने लगी है। बाबा, मैं जानता हूँ कि हमने जो स्वेटर पहने हैं वे ऊन के हैं, लेकिन ये सभी इतने मोटे हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा अवलोकन है। ऊन की गुणवत्ता उस जानवर पर निर्भर करती है जिससे ये उत्पन्न होता है। ऊन तो जानवरों के बाल हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग जानवरों में बालों के अलग अलग गुण होते हैं। आप सही है सर। एक भेड़ में भी दाढ़ी के पास खुरदुरे बाल और उसकी त्वचा के करीब मुलायम बाल होते हैं। इसलिए विभिन्न उत्पाद मोटे बालों और मुलायम बालों से बने होते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है, तो यह कालीन जिस पर हम बैठे हैं मोटे ऊन से बना है और यह स्वेटर नरम ऊन से बना है। इस जैकेट को देखा? ये याक ऊन से बना है। ये थोड़ा मोटा है। ऊन के विभिन्न गुण हैं।
यह केवल 300 रुपए का है। इसका मतलब है कि कम गुणवत्ता वाला ऊन सस्ता और मोटा है और बेहतर गुणवत्ता वाला ऊन नरम और महंगा है। सही है। बहुत अच्छा अवलोकन है। जैसे कि हमारे बाल अच्छे रहते हैं अगर हम स्वस्थ खाना खाते हैं। मुझे यकीन है कि ऊन की गुणवत्ता जानवरों के खाने पर भी निर्भर करती है। बहुत सही कहा है। हम अपने भेड़ और बकरियों को दालें, मक्के, खली और ज्वार खिलाते हैं ताकि उनके बाल या फ्लीस अच्छी गुणवत्ता का हो। एक स्वेटर में इतनी मेहनत लगती है। बच्चों सोचो कि मैं आपको ठंड से कैसे बचाता हूँ। बाबा, भेड़ के शरीर पर छोटे से बाल इतना बड़ा ऊन का गोला कैसे बन जाते हैं? सर, आपके पास समय हो तो शाम को मेरे घर आ जाइए। हम ऊन का उत्पादन करते हैं और फिर शॉल बनाते हैं। मुझे आपको प्रक्रिया दिखाने में खुशी होगी। धन्यवाद खादिर, हम आपके घर जरूर आएंगे। सर और रामू, आपका मेरे घर में स्वागत है। ये मेरे चाचा अहमद खान हैं। नमस्ते जी। मेरा बेटा यह जानने के लिए बहुत उत्साहित था कि भेड़ और बकरी की खाल के बालों से ऊन कैसे बनता है। जी, हम पहले ऊपरी त्वचा के साथ भेड़ के बाल काटते हैं। अगर इसकी त्वचा का मुंडन किया जाए तो क्या इससे भेड़ को चोट नहीं लगती? सबसे ऊपरी त्वचा मृत है, इसलिए यह भेड़ को चोट नहीं पहुंचाता है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ खुश हैं कि उनका मुंडन किया जा रहा है। यहाँ गर्मी है, इसलिए उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अरे हाँ, हम साल में एक बार ही इनका मुंडन करते हैं और वह भी गर्मी होने के दौरान ही। हाँ, मैंने देखा कि मैदानी इलाकों के जानवर की तुलना में ठंडे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानवरों के बाल बहुत होते हैं। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए एक स्वेटर के रूप में कार्य करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भेड़ों के बाल उन्हें ठंड से बचाते हैं। भेड़ों का रंग या तो सफेद, भूरा या काला होता है। हमारे पास कितने रंगीन स्वेटर हैं? क्या वे उन्हें रंग देते हैं? हाँ, हम बालों को हटाने के बाद, जिसे ऊन की कटाई कहते हैं, हम मशीन में बाल डालते हैं। इससे ऊन से धूल और तेल की सफाई होती है। इसे अभिमार्जन कहा जाता है। फिर ऊन को कब रंगते हैं? हम साफ किए हुए बालों को फैक्ट्री में भेजते हैं। यहाँ ऊन से बर निकाला जाता है और गुणवत्ता के अनुसार ऊन अलग किया जाता है। फिर उसे रंगा जाता है। क्या वे इसे धागे में बनाते हैं? हाँ, इसे धागे में बनाया जाता है और फिर ऊन का गोला बनता है। हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शॉल खरीदूंगा। रामू की माँ को जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद चाचा जी और खादिर, मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद सर। आप हमारे यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपने सीखा कि मैं ऊन उत्पादक जानवरों के बालों से कैसे आकार लेता हूँ, बच्चों से वस्त्र तक। इस कहानी के उद्देश्य हैं वस्त्र तक,
रेशों के प्रकार, रेशम के कीड़ों, नमक। कितनी ठंड है। आप ऊनी कपड़े पहन लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि ऊन के कपड़े कौन से जानवर के बालों से बनते हैं? क्या आपको ये पता है कि सबसे मुलायम और चमकीला रेशा कौन सा है? सही सोचा आप सबने, रेशम। क्या रेशम भी एक जानवर रेशा होता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। रीना और माया अपनी छुट्टियों में अपनी दादी माँ के घर गई हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। माया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और रीना को प्रकृति में बाहर कुछ नया खोजने का। वो देखिए, रीना वहां पेड़ों के पास कुछ देख रही है। यह क्या है? लगता है ये तितलियों की इल्लियां हैं। दीदी से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दीदी, माया दीदी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ रीना? देखो दीदी, ये कितनी सारी तितलियों की इल्लियां हैं। रीना, ये सारे शहतूत के पेड़ हैं। देख, ध्यान से देख। पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यही गलतफहमी हुई थी। तब दादी ने बताया था कि ये शहतूत के पेड़ हैं और इन पर रेशम के कीट होते हैं। रेशम के कीट? अच्छा, नाम से लगता है कि वे शायद रेशम के कपड़े जैसे होते हैं, मुलायम और चमकीले। रीना, रेशम का कीट रेशम का रेशा बनाता होगा। जैसे ऊन का धागा हमें भेड़ों के बालों से मिलता है, वैसे रेशम का रेशा हमें इन कीटों से मिलता होगा। वो देख, शहतूत भी तो लगे हुए हैं। रीना देखती है और एक शहतूत तोड़ के आती है। दोस्तों, क्या आपने शहतूत के पेड़ देखे हैं? हाँ, सही कह रही हो दीदी। दादी ने बताया था कि रेशम के कीट सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसीलिए इसी के पेड़ पर रहते हैं। बड़े नकचढ़े होते हैं। देखो दीदी, यहाँ देखो, ये कुछ अंडे भी हैं। रीना, चल हम एक प्रयोग करते हैं। सच में दीदी, बताइए ना, कैसा प्रयोग? चल, हम दादी से 2 गत्ते के बक्से लेते हैं। फिर एक बक्से में मैं कुछ अंडे रख देती हूँ और एक बक्से में तुम कुछ अंडे रख देना। फिर हम उनको पेट भर के शहतूत के पत्ते खिलाएंगे। वाह दीदी, यह तो हमारे अपने पालतू कीड़े हो जाएंगे और हम इनके जीवन चक्र के बारे में भी सीख सकेंगे। दीदी, इन इल्लियों के अंडों को ध्यान से उठाना। माया बहुत ध्यान से कुछ टहनियों को काट लेती है और पहले बक्से में रख देती है। चल रीना, अब इन छोटे छोटे अंडों को भी अपने अपने बक्से में रख देते हैं। दीदी, यह अंडे कितने दिनों में इल्ली बन जाएंगे? अब हम स्वयं ही देख लेंगे रीना कि रेशम के कीट के अंडों से कितने दिन में इल्ली बाहर निकलती है। दोनों बहनें अपने अपने बक्से में बहुत सावधानी से कुछ काले रंग के अंडों को रख देती हैं। मैं अपने बक्से को यहीं बाहर रख देती हूँ। और मैं अंदर रख देती हूँ। अगले दिन। दीदी, क्या कुछ हुआ आपके बक्से में? अरे रीना, इतनी जल्दी थोड़ी ना,
कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अच्छा दादी, 2 से 3 हफ्ते? रीना और माया रोज उन अंडों से इल्लियों के आने का इंतजार करती हैं। 2 हफ्ते बाद दीदी देखो, मेरे बक्से में जो अंडे थे उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आ रही हैं। मैं जल्दी से जाकर शहतूत की हरी पत्तियां ले आती हूँ। पर मेरे बक्से में जो अंडे हैं, उनमें से तो इल्लियां नहीं निकली। तुमने अपना बक्सा बाहर गर्म वातावरण में रखा था और मैंने अंदर, है ना? हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडों से इल्ली को बाहर आने के लिए गर्म वातावरण चाहिए होता है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। तितलियों के अंडों को भी तो एक गर्म स्थान की आवश्यकता होती है। चल मैं भी अपना बक्सा बाहर रख देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 हफ्ते बाद मैंने अभी अभी उन इल्लियों को देखा दीदी, वे सारी पत्तियां खा गई हैं। मुझे लगता है हमें और पत्तियां डालनी पड़ेंगी। दोनों बहनें रोज दोनों बक्सों का निरीक्षण करती हैं। माया के बक्से में भी गर्म वातावरण में रखने से अंडों में से इल्लियां निकल आई थीं। और कुछ 1 हफ्ते बाद ये देख रीना, तेरे बक्से वाली इल्लियां खा खा के कितनी मोटी हो गई है, और मेरे बक्से वाली इल्लियां तो अभी भी दिन भर बहुत सारे पत्ते खाती रहती हैं। दोनों बहनें हंसने लगती हैं। 2 और हफ्ते बाद दीदी ये देखो, मेरे बक्से में ये इल्लियां कोकून जैसी बन गई हैं। मुझे याद है जब कक्षा 4 में हमने तितली का जीवन चक्र समझा था, तो इल्ली ऐसे ही कोकून में बदल जाती है। रुक रीना, मैं अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती हूँ। ये देखो रीना, यहाँ इस चित्र के अनुसार रेशम का कीट अपने आसपास एक जाल बुन लेता है और कोकून में बदल जाता है। देखो दीदी, ये कोकून इन पत्तों की टहनियों से जुड़ गए हैं। क्या ये इनके जीवन चक्र की एक और अवस्था है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। चल अब हम रोज मेरे बक्से का निरीक्षण करेंगे। देखते हैं कि इल्ली कोकून में कैसे बदलती है। दोनों बहनों ने रोज माया के बक्से का ध्यान से निरीक्षण किया। 1 हफ्ते बाद दीदी दीदी, ये देखो, इल्लियां कैसे अपना सर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाकर कुछ धागे जैसा निकाल रही है। चल दादी से पूछते हैं। दादी ये देखिए, ये इल्लियां ऐसा क्यों कर रही है? बेटा, ये इल्ली अपने आसपास कोकून बुन रही हैं। हाँ, और ये 8 अंक के जैसे अपना सिर हिला रही हैं। क्या ये धागों जैसी तार ही रेशम होती है? हाँ बच्चों, इन रेशम के धागों से ही रेशम का कपड़ा बनता है। रुको, मैं तुम्हें अपनी एक बहुत खास रेशम की साड़ी दिखाती हूँ। वाह दादी, कितनी सुंदर साड़ी है। बच्चों, एक साड़ी बनाने के लिए हजारों कोकून की जरूरत होती है। बड़ी मेहनत लगती होगी ना दादी? हाँ बच्चों, रेशम के कीट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बुनाई उद्योग में। दादी, इन कोकूनों से रेशम को कैसे निकाला जाता है? बच्चों, रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए
बहुत सारे कोकोनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है। इस प्रकार से रेशम का फाइबर अलग होता है। क्या इन कोकूनों को उबाला जाता है? ये तो अच्छी बात नहीं है दादी। हाँ माया, सही कह रही हो, पर पता है आजकल एक नई प्रक्रिया की खोज हुई है। कैसी प्रक्रिया दादी, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बनाई जाने वाली सिल्क में रेशम के कीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसे अहिंसा सिल्क कहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। किसी रेशम के कीट को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी होकर ऐसी और प्रक्रियाओं की खोज करूंगी जिससे रेशम के कीटों को हानि नहीं पहुंचाई जाए। शाबाश बच्चों। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था ये। हमने रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्वयं अन्वेषण किया। ये जानना भी कितना दिलचस्प होगा कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना जाता है। माया और रीना अपने अपने बक्से का निरीक्षण करती रहीं, जब तक रेशम का कीट नहीं बना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा रेशम के कीट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। माया के सवाल की तरह मैं भी जानना चाहूंगी कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों।